सुबह का सन्नाटा, एक घर और सोता हुआ 8 साल का बच्चा। माँ बाप चुपचाप घर छोड़ रहे थे, आंखों में आंसू और दिल में एक भयानक फैसला। अर्जुन को नहीं पता था कि आज के बाद वो अनाथ भी होगा और गुलाम भी। लेकिन जिसे पूरी दुनिया बेसहारा समझ रही थी, वही लड़का एक दिन पूरे राज्य की तकदीर बदलने वाला था। सुबह का समय था। सीता और राम अपने 8 साल के बेटे अर्जुन को सोता छोड़कर चुपचाप घर से निकल रहे थे। राम, जल्दी करो, कहीं अर्जुन उठ ना जाए। हो गया, बस आ रहा हूँ। हे भगवान, अर्जुन की रक्षा करना। अब हमारे पास मृत्यु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन सिर्फ 8 साल का था। अर्जुन, मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना और हम दोनों को माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर सीता और राम दोनों नदी की ओर चल पड़े। कुछ देर में वे दोनों जंगल में पहुंच गए। सीता, कहीं अर्जुन को कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं, वैसे तो कुछ भी नहीं छूटा है जिससे अर्जुन को पता चल सके। उसके बाद राम और सीता जलती हुई आग में छलांग लगा देते हैं और वहीं अपनी जान दे देते हैं। अगली सुबह अर्जुन अपनी माँ को आवाज देता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? चलो मुझे जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उठकर रसोई में जाता है। अरे, माँ यहाँ भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गईं? अर्जुन परेशान हो जाता है और पूरे घर में ढूंढता है। लेकिन जब उसे घर में कोई नहीं मिलता है तो उसे चिंता होती है। इसके बाद वो पड़ोस में जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। चाचा, मेरी माँ को देखा है क्या? पता नहीं इतनी सुबह कहाँ चली गईं? नहीं अर्जुन, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। अर्जुन उदास होकर अपने घर लौट जाता है। पता नहीं माँ और पिताजी दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। उन्होंने आज तक कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। थोड़ी ही देर में अर्जुन की आंख लग जाती है और वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। शाम का समय हो गया। अर्जुन जल्दी से उठता है, इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता। इसके बाद अर्जुन रोते हुए कहता है, हे भगवान, माँ और पिताजी दोनों कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे। कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए? अर्जुन भूखा था। वो उठकर घर में जाता है और घर में खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और पता नहीं माँ पिताजी कहाँ चले गए। मुझे डर भी लग रहा है। भगवान, मेरी रक्षा करना। अर्जुन बिना कुछ खाए पिए सो जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हल्ला हो गया कि अर्जुन के माता पिता उसे छोड़कर कहीं चले गए हैं। बेचारे अर्जुन की तो जिंदगी खराब कर दी उसके माता पिता ने। बताओ, अब अर्जुन कहाँ जाएगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस बेचारे 8 साल के बच्चे की क्या गलती थी? गांव के लोग अर्जुन के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहीं पास में खड़ा सेठ धनपत ये सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। इसके बाद वो जल्दी से अर्जुन के घर जाता है। अरे ओ अर्जुन, बच्चे, बाहर निकल। इतना सुनकर अर्जुन जल्दी से बाहर आता है। जी सेठ जी। अरे अर्जुन, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गए हैं। अब तू ये बता, मेरे कर्ज के पैसे कौन लौटाएगा? क्या? कर्ज के पैसे? हाँ, कर्ज के पैसे। तेरे बाप ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही भाग गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? ले देकर बस मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। झोपड़ी? वही झोपड़ी मुझे दे दो। उसके बदले तुम मेरे खेत में मजदूरी करना। जब तक तुम मेरा कर्ज नहीं चुका दोगे, तब तक तुम मेरे यहाँ काम करोगे। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्ज माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। इसके बाद अर्जुन सेठ धनपत के खेत में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वो मजदूरी करने के बाद सेठ धनपत अर्जुन को सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वो भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ये ले और इसे खा के सो जा, और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं।
जी सेठ जी। सेठ धनपत अर्जुन को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो, लेकिन हालातों के आगे अर्जुन भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अर्जुन 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह अर्जुन को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वो जल्दी से सेठ धनपत के खेतों की तरफ जाता है। आज तो उठने में बड़ी देर हो गई, जल्दी से खेत पहुंचता हूँ, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही अर्जुन खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि सेठ धनपत लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ऐसे देखकर अर्जुन बहुत घबरा जाता है। सेठ जी माफ कर दीजिए सेठ जी, उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी नहीं होगी। अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ अर्जुन को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो अर्जुन हमेशा सेठ जी की मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आज अर्जुन सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझे खेतों में देर तक काम करवाया था, इसलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी, और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है सेठ जी? अच्छा, तो तू क्या चाहता है? गलती किसकी है? मेरी? अरे तेरे जैसे को तो अपने सगे माँ बाप ने भी नहीं रखा, छोड़कर भाग गए, और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जुबान लड़ाता है। जा, निकल जा मेरी खेत से। जब भूखा मरेगा तब आएगा मेरे पास वापस। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेठ जी। वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ जाने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, मगर अर्जुन सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। ये सब सोचते हुए भूखा प्यासा अर्जुन एक जंगल के पास पहुंचता है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद अर्जुन आगे बढ़ता है। वो उदास होकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे एक साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। अर्जुन को ऐसे देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन साधु के पास जाता है। क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहे हो? हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भूख प्यास और ठिकाने से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस झोपड़ी के अंदर जाओ, वहाँ कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठाकर ले आओ। अर्जुन साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर जाकर कुछ फल उठा लाता है। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बाकी फल अर्जुन को दे देते हैं। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। धन्यवाद बाबा। आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ तो दिखाना। अर्जुन साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। साधु अर्जुन का हाथ बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी है बेटा। तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। अर्जुन की बात पर साधु मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। हाय, मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो, और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पूरब दिशा की तरफ जाना चाहिए और ये फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद अर्जुन साधु के दिए फल लेकर पूरब दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और अर्जुन को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर अर्जुन को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया। मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। अर्जुन गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है कि तभी उसे हरि प्रसाद नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान नजर आती है। हरि प्रसाद एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात कर रहा था।
अर्जुन को देखकर वो उससे कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। तुम इस गांव के लगते नहीं हो। जी नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिल सकता है? बदले में आप मुझे बस आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ये सब मिठाई बनाने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे अमर को कितना बुलाया, लेकिन वो आया ही नहीं। अर्जुन बड़े मन से हरि प्रसाद की मदद करने लगता है। हरि प्रसाद को भी अर्जुन से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते ही हरि प्रसाद अर्जुन को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सिर्फ हरि प्रसाद और उसका बेटा अमर अकेले रहते थे। अमर की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, ये किस भिखारी को उठा कर ले आए? तमीज से बात कर अमर, ये अर्जुन है। आज रात ये यहीं रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पर? आज कितना काम था? अरे वो पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ हाँ, सब जानता हूँ तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपनी दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया है, वही बहुत है। सच में तुम खाना बना दोगे? हाँ हाँ जरूर, और देखना आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। इसके बाद अर्जुन हरि प्रसाद और उसके बेटे अमर के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह क्या खुशबू आ रही है। आओ अर्जुन, तुम भी बैठो, हम सब साथ ही बैठकर खाते हैं। जब अर्जुन ये देखता है कि हरि प्रसाद उससे इतने प्यार से बात कर रहा था, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहे हो? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझे ऐसे प्यार से बात किया है, मैं थोड़ा भावुक हो गया। इसके बाद वे सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था मानो ये उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, और अमर सेठ जी को भी उठा दीजिए। वाह क्या खुशबू है नाश्ते की। अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया अर्जुन। ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी। तूने तो मेरी याद ताज़ा कर दी। और हाँ, ये क्या सेठ जी लगा रखा है? एक काम कर, तू मुझे चाचा बुलाया कर। हरि प्रसाद की बात सुनकर अर्जुन को बेहद अच्छा लगता है। वो खुशी से कहता है, ठीक है हरि प्रसाद चाचा। इसके बाद तीनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद अर्जुन हरि प्रसाद से कहता है, हरि प्रसाद चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना इज्जत दिया। अब मैं चलता हूँ। अर्जुन कहाँ जा रहे हो तुम? तू किसी को इस गांव में जानता भी नहीं। चाचा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, क्या पता कुछ काम ही मिल जाए। अर्जुन एक काम करो, तुम राजा के दरबार में चले जाओ। राजा विक्रम बड़े दयालु हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है हरि प्रसाद चाचा, मैं सबसे पहले राजा विक्रम के दरबार में ही जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन हरि प्रसाद का आशीर्वाद लेता है और राज दरबार की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। अर्जुन के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसे उम्मीद थी कि राज दरबार में उसे कुछ काम मिल जाएगा। अर्जुन जल्दी जल्दी राज दरबार की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। अरे ये पक्षी तो काफी गिरा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे ये मर चुका है। अर्जुन उसे छू कर देखता है, लेकिन पक्षी की सांसें थोड़ी सी भी नहीं चल रही होती हैं। ये पक्षी मर चुका है। इसके बाद अर्जुन उस पक्षी को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। वो पक्षी ऐसे पड़ा क्यों था? मुझे ये बात समझ नहीं आई। कहीं वो पक्षी जिंदा तो नहीं? क्यों ना मैं उस पक्षी को अपने साथ राज दरबार ले जाऊं और ले जाकर राजा को दे दूं। महल में अनेक प्रकार के हकीम रहते हैं जो पक्षी को जरूर बचा लेंगे। अर्जुन इतना सोचता है और लौटकर वापस आ जाता है और उस पक्षी को हाथ में उठाकर जल्दी जल्दी राज दरबार की ओर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद अर्जुन पक्षी को लेकर दरबार के अंदर पहुंचता है। अर्जुन के हाथ में पक्षी देखकर राजा चौंक जाता है और राजा विक्रम अर्जुन से कहते हैं, पक्षी, ये पक्षी तुम्हारे पास कहाँ से आया? अर्जुन राजा की बात सुनकर डर जाता है और बोलता है, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो जंगल के रास्ते से आ रहा था तो मुझे ये पक्षी रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा क्यों ना इस पंछी को राज दरबार ले जाऊं, शायद इसकी जान बच जाए। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हाँ, मुझे पता है कि इसे तुमने नहीं मारा है। क्या तुम्हें पता है ये किसका पक्षी है? किसका है महाराज? मुझे नहीं मालूम, मैं तो इस गांव का भी नहीं हूँ। ये पक्षी यहाँ के राजकुमार का था, जो कि मेरा इकलौता पुत्र था। और तुम्हें पता है वो राजकुमार कौन है? अर्जुन डरते डरते कहता है, कौन है महाराज? मुझे नहीं पता है। वो राजकुमार तुम हो।
तुम बचपन में खेलते खेलते जंगल में गुम हो गए थे। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे। बेटा, ये पूरा राज्य 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या? मैं? नहीं महाराज, मैं राजकुमार नहीं हो सकता। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मुझे तो मेरे माता पिता ने बचपन में ही अकेले छोड़ दिया था। बेटा, वो तुम्हारे माता पिता नहीं थे। वो दोनों एक डायन थे जो तुम्हें जंगल से अगवा करके ले गए थे। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? और मुझे तो कुछ याद नहीं। बेटा, तुम्हारे गुम हो जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था कि अचानक एक दिन एक साधु आते हैं और उन्होंने ही बताया था कि 25 साल बाद एक आदमी मरे हुए पक्षी को लेकर राज दरबार में आएगा। वही होगा इस राज्य का राजकुमार। अर्जुन ये सब सुनता है और उसे विश्वास नहीं होता है कि तभी उसे साधु की बात याद आती है। क्या हुआ बेटा? ज्यादा सोचो मत, अब तुम आ गए हो ना, अब सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद अर्जुन अपने पिता राजा विक्रम की बात मान जाता है और इस तरह बहुत सालों के बाद खोया हुआ राजकुमार अपने घर और अपनी असली पहचान को वापस पा लेता है। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से द एडवेंचरस ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा दो।